Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of third year, Assalamu alaikum. First of all, I welcome all of you in your next class, in your next semester. आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो पिछले सेमेस्टर में कामयाबी लेने पर भी और नेक्स्ट सेमेस्टर में। एंड इस सेमेस्टर में हम लोग बच्चों अपना एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ फार्माकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स 2A। इसका कोर्स कोड है फार्म 509। ओके, बेसिकली ये कोर्स जो है दैट इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ CNS फार्माकोलॉजी। इस सिलेबस में, इस कोर्स में हम CNS फार्माकोलॉजी को डिटेल में पढ़ेंगे। और इससे पिछले सेमेस्टर्स में आप लोग जो फार्माकोलॉजी बच्चों पढ़ते रहे हो, यू हैव सीन कि आपने उसमें मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पढ़े हैं। जैसे कि पिछले ईयर आपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ा था और इससे पिछले सेमेस्टर में कार्डियोवैस्कुलर फार्माकोलॉजी और इस तरह की GIT की ड्रग्स वगैरह आप लोगों ने डिस्कस किए हैं। अब हम लोग CNS फार्माकोलॉजी सेमेस्टर में स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, आई एम योर कोर्स इंस्ट्रक्टर, यू नो मी वेल, आई एम प्रोफेसर डॉक्टर इशरत इमरान। आई एम हेड ऑफ फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट एंड आई एम टेकिंग अप दिस कोर्स इंट्रोडक्शन टू CNS फार्माकोलॉजी। ओके, अच्छा, CNS फार्माकोलॉजी को पढ़ने से पहले हम इसका कोर्स कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं। यानी इस सेमेस्टर में आप लोग कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, क्या क्या कुछ पढ़ेंगे। लेट्स हैव अ लुक। ओके ओके स्टूडेंट्स, दिस वन इज़ योर कोर्स फार्माकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स 2A। 3 क्रेडिट आवर का ये कोर्स है। थ्योरी कोर्स है आपका फार्म 509। इसका कोर्स कोड है, थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में है ये। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव है कि टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद द नॉलेज रेलेवेंट टू द न्यूरोफार्माकोलॉजी एंड साइकोफार्माकोलॉजी इंक्लूडिंग द एडवांसमेंट इन दिस फील्ड लाइक मेडिसिनल यूजेस हैं, एडवर्स इफेक्ट हैं, मिस यूज़ है एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन। ज़ाहिर CNS की ड्रग्स है ना, तो इनका मिस यूज़ पोटेंशियल भी है। इस चीज़ के बारे में बात हो रही है और डिफरेंट क्लिनिकल कंडीशंस हैं। कोर्स कंटेंट क्या है? बेसिकली इसमें आप देखें कि ड्रग्स अफेक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें ये सारे टॉपिक्स हैं आपके पास, जैसा कि सेडेटिव, हिप्नोटिक, एंजियोलाइटिक, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। मैं आप लोगों के लिए एक पेन जो है उसको पिक कर रही हूँ, थोड़ा साइज रिड्यूस कर लेते हैं। ये देखिए, एंजियोलाइटिक हैं, एंटी एपिलेप्टिक्स, एंटी पार्किंसंस, एंटी साइकोटिक, ओपियोइड, थेराप्यूटिक गैसेस, सेरेब्रल स्टिमुलेंट्स और एनेस्थेटिक एजेंट, जिसमें जनरल और लोकल भी हैं। और दूसरा बहुत बड़ा टॉपिक हमारा एनसेड का भी है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इसमें आप डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स भी पढ़ेंगे, नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स भी पढ़ेंगे और दूसरी ड्रग्स जो गाउट के ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं वो पढ़ेंगे। बेसिकली जो आपका CNS का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम खुद ही इतना बड़ा है और उससे रिलेटेड डिफरेंट डिजीज़ेज़ और फिर डिफरेंट ड्रग्स। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो हम इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इन टॉपिक्स पर अलग अलग जाने से पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम CNS का इंट्रोडक्शन देखते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको क्लियर करते हैं। आइए चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो बेसिकली इंट्रोडक्शन है CNS फार्माकोलॉजी का। आप लोगों को कुछ बातें मालूम होंगी, कुछ बातें आज हम दोबारा से रिव्यू करते हैं और कुछ नई बातें सीखने की कोशिश करते हैं। ओके जी, तो स्टूडेंट्स अब हम अपने टॉपिक की तरफ चल रहे हैं और ये तमाम चीज़ें, यानी आपका जो कोर्स कंटेंट है और ये प्रेजेंटेशन है, बुक्स हैं, ये सब मैं आपसे LMS पे शेयर भी कर दूंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नर्वस सिस्टम को, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और बुक्स की जहाँ तक बात है तो उसमें कैटजंग बहुत ही बेहतरीन बुक है। कैटजंग आई थिंक कि आप लोगों के पास होगी, क्योंकि आप लोग सेकेंड ईयर से पढ़ते आ रहे हैं फार्माकोलॉजी, तो आप वहाँ से उसको देख लीजिए। और लिपिनकॉट से भी बहुत सारी इलस्ट्रेशंस बहुत अच्छी मिल जाती हैं, वहाँ से आप इन 2 बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा गुडमैन गिलमैन बहुत ही हाई क्लास बुक है, ज़बरदस्त है, उससे भी पढ़ने की कोशिश किया करें। ओके, तो अब हम जा रहे हैं अपने, देखो हम पढ़ रहे हैं CNS फार्माकोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या है भाई? फार्माकोलॉजी का मतलब है कि स्टडी ऑफ द ड्रग्स इफ़ेक्ट ऑन लिविंग सिस्टम।
एक ऐसी ब्रांच फार्मास्यूटिकल्स की या मेडिसिन्स की जिसमें हम बेसिकली ड्रग्स के इफ़ेक्ट लिविंग सिस्टम पर चेक करते हैं, जिसे हम कहते हैं फार्माकोलॉजी. When we say CNS pharmacology, so as the name is indicating that this is the pharmacology of central nervous system. Cardiovascular pharmacology यानी pharmacology of cardiovascular system. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपने पढ़ा कि फार्माकोलॉजी ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. आपने इसमें ये जो है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर है या रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की फार्माकोलॉजी. ओके, जीआईटी की फार्माकोलॉजी, जीआईटी की जो ड्रग्स हैं जो जीआईटी सिस्टम पर काम कर रही हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम कर रही हैं. तो यहाँ पर सीएनएस फार्माकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, यानी इफ़ेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पहले नर्वस सिस्टम को रिव्यू करना पड़ेगा. यू पीपल नो दैट व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम. अभी मैं सेंट्रल की बात नहीं करी, आई एम टॉकिंग अबाउट द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम का मतलब ये है कि एक ऐसा सिस्टम जो कि मास्टर कंट्रोलिंग और कम्युनिकेटिंग सिस्टम है आपकी बॉडी का, वो नर्वस सिस्टम कहलाता है. नर्वस सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी. ठीक है, ये चीज़ें आपको मालूम होगी. अगर हम फंक्शंस को कैटेगराइज करें नर्वस सिस्टम के, तो आप ब्रॉडली उनको 3 तरह के फंक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर 1, सेंसरी फंक्शन. देखो, सेंसरी फंक्शन एज द नेम इंडिकेट के सेंसेशंस. आपको पता है कि हमारी बॉडी में सेंसरी रिसेप्टर्स मौजूद हैं, एंड दी सेंसरी रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू मॉनिटर द चेंजेस विच आर अकरिंग इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द बॉडी. इन सबको जब वो गैदर करते हैं तो वो एक सेंसरी इनपुट बनाती है, जिसको वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ भेजते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फिर मोटर फंक्शंस होते हैं, यानी कि जो सिग्नल सेंड किए जाते हैं आपके ऑर्गन्स को, मसल्स को, ग्लैंड को. फॉर एग्जांपल कि आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पर लगा, एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है. फ़ौरन ही सेंसेशन हुई, सेंसरी रिसेप्टर्स ने उनको सेंस किया और उसको ट्रांसमिट कर दिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक. सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने अब अपनी तमाम जो नर्व्स हैं उनके ज़रिए से उस हैंड तक ऑर्डर पहुंचाया, ये सेंस करवाया कि दिस वन इज़ हॉट वन, और इस तरह से आपने हाथ अपना पीछे कर लिया. तो ये मोटर फंक्शन हुआ. सिमिलरली इंटीग्रेटिव फंक्शन भी होता है. देखो, इंटीग्रेटिव फंक्शन जो है उसका मतलब ये होता है कि जो भी सेंसरी इनपुट्स आ रही हैं उनको लेकर एक डिसीशन लेना, ठीक है ना, उसे कहते हैं इंटरप्रिटेशन करना. इंटीग्रेटिव फंक्शन ये भी नर्वस सिस्टम का फंक्शन है. सिर्फ सेंसेशन करना या मोटर रिस्पॉन्स भेजना ही नहीं है, बल्कि उनके दरमियान में एक डिसीजन लेना या इंटीग्रेशन करना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये 3 तरह के इम्पॉर्टेंट फंक्शन हैं आपके नर्वस सिस्टम के. अभी हम नर्वस सिस्टम की बात करें. नर्वस सिस्टम को आप क्लासिफाई कर सकते हो CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में. यू पीपल नो दैट सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. बॉडी का जो सेंटर है, ये देखें, ये बॉडी का जो सेंटर है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और वो जो कि पेरीफ्री में है, ये चीज़ें जो पेरीफ्री में जा रही हैं, साइड्स पे जितनी भी नर्व्स जा रही हैं, जो इम्पल्सेस लेके जा रही हैं या इम्पल्सेस लेकर आ रही हैं, यानी सेंसरी इनपुट भी हो सकती हैं और मोटर इनपुट भी हो सकती हैं. ऑल दे आर नोन एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. दे आर द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ओके, इस पिक्चर में आपको बहुत अच्छे से इसका रिविजन हो जाएगा कि नर्वस सिस्टम इज़ क्लासिफाइड इनटू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीज़ें आपकी, ये देखें सेंटर में आ रहा है ब्रेन एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड. और आप यहाँ पेरीफ्री में देख सकते हैं, ये जो येलो कलर की सारी नर्व्स इंडिकेट कर रही हैं जो पेरीफ्री में जा रही हैं, ऑल दे आर पेरीफ्री, यानी कि आपकी साइड, एक चीज़ है सेंटर और एक चीज़ है साइड, पेरीफ्री में है ना, तो वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज़ क्लासिफाइड इनटू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम. एंड यू पीपल नो कि ऑटोनॉमिक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऑटोमेटिक है. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बेसिकली आपकी ऑटोमेटिक टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ को, यानी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. फॉर एग्जांपल, आपका हार्ट
जो है उसकी बीटिंग हो रही है, हार्ट बीटिंग, दैट इज़ इनवॉलेंट्री एक्टिविटी, दैट इज़ नॉट अंडर योर विल, दैट इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल। तो वो एक्टिविटीज़ जो कंट्रोल होती हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल होती हैं। और अगर हम बात करें सोमैटिक की, तो ये आपकी वॉलेंट्री मूवमेंट्स को, वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल, if I'm moving my hand or if I'm moving my body or if I'm moving my foot, it means this is voluntary action, this is under my will, this is under my control. Are you getting point? तो ये वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, ये वाली जो मूवमेंट्स हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो कि वॉलेंट्री हैं। समझ रहे हो आप लोग? और जो इनवॉलेंट्री हैं, जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जो ऑटोमेटिक हैं, आपकी जीआईटी के अंदर मोटिलिटी हो रही है, हार्ट बीट हो रहा है, डिफरेंट ग्लैंड्स में या मसल्स में जो आपके स्मूथ मसल्स हैं उनकी मूवमेंट्स हो रही हैं, वो सारी की सारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं। और एएनएस को आप बहुत डिटेल में पढ़ चुके हो कि इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक आपका अराउजिंग है, जिसको आप फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं, उसमें ये डोमिनेंट होता है। और पैरासिम्पैथेटिक आपका कामिंग या रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में डोमिनेंट या एक्टिवेट हुआ होता है। ओके, तो सीएनएस और एएनएस को हम कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं कि तुम लोग पिछले सेमेस्टर्स में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़कर आए हो। देखो, बहुत सारे मेथड्स जो हैं, बहुत सारा वे जो है, उसमें there is a similarity between the basic function of central nervous system as well as autonomic nervous system. For example, in both cases, whether it is central nervous system or peripheral nervous system, the transmission of the information will be by the release of the neurotransmitter. Okay, जाहिर है कि एक साइनेप्स है, उसके दरमियान में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है और फिर वो एक पर्टिकुलर रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, जिसको आप पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर कहते हैं। सॉरी, और इस तरह से वो अपना एक्शन जो है उसको आगे प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो देखो, ये तुम लोगों को याद होगा, अगर मैं यहाँ एक ड्राइंग कर सकूँ थोड़ी सी, ये देखें, ये एक न्यूरॉन आ रहा है इस तरह से और एक न्यूरॉन इसके नीचे से शुरू हो रहा है। ये जो स्पेस है बिटवीन टू न्यूरॉन्स, इसे हम कहते हैं साइनेप्स। ठीक है, और ये जो साइनेप्स से पहले न्यूरॉन है, इसको आप प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहेंगे, और जो बाद में है वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहेंगे। तो सीएनएस हो या एएनएस हो, दोनों कंडीशंस में इंफॉर्मेशन इसी तरह से ही ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, लेकिन देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन सीएनएस एंड एएनएस, और वो क्या है, उनमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि देखो, एज फार एज द सर्किट ऑफ सी एन एस आर कंसर्न, दे आर मोर कॉम्प्लेक्स। मैंने इनको अलग से रेड कलर में हाईलाइट किया फॉर योर कन्वीनियंस कि सी एन एस का सर्किट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू ए एन एस का। ठीक है, सेकेंड के सी एन एस में बहुत पावरफुल नेटवर्क है इनहिबिटरी न्यूरॉन्स का। आप लोगों ने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पढ़ा था कि दो इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर आपके पास काम कर रहे होते हैं, एक एसिटाइलकोलिन और एक नॉरएपिनेफ्रिन। लेकिन यहाँ बहुत सारे, एक तो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो ये मैंने नंबर 3 पॉइंट में लिखा है कि मल्टीपल न्यूरोट्रांसमीटर हैं यहाँ पर, बहुत सारे हैं। अभी आप जो पढ़ेंगे सिर्फ दो पर रिलाय नहीं कर रहा सीएनएस। एक बात फिर, यहाँ पर इनहिबिटरी न्यूरॉन्स भी हैं, स्पेशली ये दो न्यूरोट्रांसमीटर यानी गाबा और जो आपका ग्लाइसिन है, ये इनहिबिटरी हैं। और फिर ये कॉम्प्लेक्स भी है, यानी कि सीएनएस का सर्किट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ मल्टीपल न्यूरॉन्स आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं, वहाँ तो सिर्फ सिंगल सिंगल चल रहा होता है, प्री साइनेप्टिक फिर पोस्ट साइनेप्टिक। ओके, तो न्यूरोट्रांसमीटर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। सीएनएस को बात करें या आप एएनएस को बात करें, जब भी नर्वस सिस्टम की बात आती है, यू पीपल नो दैट न्यूरोट्रांसमीटर आर एक्चुअली दोज एंडोजीनस केमिकल ट्रांसमीटर और द मैसेंजर्स which are responsible for the transmission of the information or the signal from neuron to other neuron and then to the target cell, और ये प्रोसेस कहलाता है न्यूरोट्रांसमिशन का। न्यूरोट्रांसमीटर नर्वस सिस्टम में बहुत ही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और ये डिपेंड करता है कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उनके रिसेप्टर पे भी डिपेंड करती है, उनकी सिंथेसाइजिंग पे भी डिपेंड करती है, और फिर उनके कैटाबोलाइजिंग एंजाइम्स क्या, इन तमाम चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। और इफ़ यू पीपल कैन रिकॉल
कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो हमेशा न्यूरॉन के अंदर ही सिंथेसाइज होते हैं, वहीं वेसिकल्स में स्टोर होते हैं और वहीं से रिलीज़ होते हैं एट द टाइम ऑफ नीड। और जब वो रिलीज़ हो जाते हैं साइनेप्स में या जो ऑर्गन्स हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के बाद जो भी ग्लैंड्स हैं, तो उसके बाद जितना उनकी यूटिलाइजेशन होती है, जो रेस्ट होता है वो या तो रीअपटेक मैकेनिज्म के ज़रिए वापस न्यूरॉन में चला जाता है और या फिर वो डिग्रेड हो जाता है। ओके, तो क्राइटेरिया है न्यूरोट्रांसमीटर का, ये कुछ क्राइटेरियाज हैं कि कोई भी सब्सटेंस अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर कहलाए तो इट मस्ट बी फॉर्म्ड इनटू द न्यूरॉन, इट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूरॉन, it must be released by the neuron, and after release it must act on the target area and produce the biological effect, and after action it must be inactivated। अगर कोई भी चीज़, कोई भी केमिकल आप न्यूरोट्रांसमीटर कह रहे हैं तो उनको इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। ओके, देखो न्यूरोट्रांसमीटर सीएनएस की हम बात कर रहे हैं, दो तरह के होते हैं, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी एज द नेम इंडिकेट के दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रेन, फॉर एक्साइटेशन। और इनहिबिटरी जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिशन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कामिंग ऑफ द ब्रेन, फॉर रेस्टिंग ऑफ द ब्रेन। ओके, दे आर प्रोड्यूसिंग द इनहिबिशन। ओके, न्यूरोट्रांसमीटर की कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, इनको केमिकली भी आप डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन भी डिवाइड कर सकते हैं कि एक्साइटेटरी कौन से हैं, इनहिबिटरी कौन से हैं, उनकी केमिकल क्लासिफिकेशन भी हो सकती है। आप इनको इनके एक्शन की बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखें कि इनको केमिकली क्लासिफाई किया है। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं, एंटी का मतलब है यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर, अमाइनो एसिड हैं आपके पास जिसमें ग्लूटामेट, गाबा है, बायोजेनिक अमाइन में, क्वाटरनरी अमाइंस में एसिटाइलकोलिन है, मोनोमाइन में कैटाकोलामाइंस हैं जिसमें यूपिप्रोल, डोपामीन, एपिनेफ्रीन और एंडोलापेमाइन में सेरोटोनिन या 5-HT है। कुछ न्यूरोपेप्टाइड हैं, उनमें ओपियोइड्स भी हैं, एनकैफेलिन, एंडोर्फिन, डायनोर्फिन, ये सारे आप डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ गैसेस भी हैं हमारे पास, ये सब आपके क्लासिफिकेशन में आएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं सेंट्रल न्यूरोट्रांसमीटर की एक और क्लासिफिकेशन है, मुझे अच्छी लगी, मैंने ये भी यहाँ डाल दी है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है साइनेप्टिक पोटेंशियल। साइनेप्टिक पोटेंशियल को आप समझने की कोशिश कीजिए कि एज द नेम इंडिकेट दिस इज़ द पोटेंशियल इन द साइनैप्स। ठीक है ना, देखो अब आगे अभी हम ये भी पढ़ते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन कौन से रिसेप्टर के थ्रू सीएनएस में काम कर रहे होते हैं। बट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये बात याद रखो कि मोस्ट साइनेप्सिस आर कपल्ड टू द आयन चैनल्स। आयन चैनल समझते हो ना, जिनमें से आयंस का इनफ्लक्स होता है या आउटफ्लक्स होता है, और ये दो तरह की हैं, लैगिन गेटेड आयन चैनल्स भी होती हैं और वोल्टेज आयन चैनल्स भी हैं। लैगिन गेटेड वो हैं जिसमें कोई लैगेंड या कोई केमिकल बाइंड होगा तो फिर ही चैनल ओपन होगी, वो उसका स्टिमुलस है, उसका सिग्नल है। और अगर आप बात करें वोल्टेज गेटेड चैनल्स की तो डेफिनेटली वो करंट में अगर डिफरेंस आता है तो वो उससे चैनल्स ओपन हो जाती हैं। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ यहाँ पर समझनी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हवाले से कि बाइंडिंग ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर टू द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन रिसेप्टर, ज़ाहिर है जब वो रिलीज़ हो जाएगा न्यूरोट्रांसमीटर तो पोस्ट साइनेप्टिक के जो रिसेप्टर्स हैं वहाँ पर मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर्स हैं उनके साथ न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हो जाएगा एंड देयर विल बी रैपिड ट्रांजिएंट ओपनिंग ऑफ द आयन चैनल्स। Open channels allow specific ion for the movement whether inside or outside of the cell membrane depending upon the concentration gradient. Okay, as a result there will be change in ionic composition across the neuronal membrane. As a result post synaptic potential यहाँ पर change हो जाएगा। ठीक है, जिससे या तो डीपोलराइजेशन होगी और या फिर हाइपरपोलराइजेशन होगी, दो ही चीज़ें हो सकती हैं ना, या तो मेम्ब्रेन यानी न्यूरोनल मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन होगी और या फिर उसकी हाइपरपोलराइजेशन होगी। डिपेंड कर रहा है कि कौन से आयन मूव करें, लेकिन हम पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की बात करें, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं। ओके, अब एक बात आप याद रखें कि डीपोलराइजेशन जो है वो जब भी होती है तो हमेशा एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है।
और हाइपरपोलराइजेशन जब भी होती है तो हमेशा एक्शन पोटेंशियल ब्लॉक हो जाता है, न्यूरोनल सेल्स जो हैं वो हमेशा रिलैक्स कर रहे होते हैं, वहाँ रिलैक्सेशन होती है, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि हम पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल को लेके चल रहे हैं, तो न्यूरोट्रांसमीटर या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो तरह के पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल होते हैं। एक होता है एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल और एक होता है इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। अच्छा देखो बच्चों, एक चीज़ यहाँ याद आ रही है कि देखो ये डीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन जो है ये आप लोग फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी में पढ़कर आते हो। शायद यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही हो, इसके लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ इससे पहले, आप लोगों की जो पिछली क्लास को मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने इसको सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है, डिपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन को। आप प्लीज़ उस वीडियो को एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा और उसको गो थ्रू करके और फिर इसको समझें, और फिर भी अगर समझ नहीं आता तो प्लीज़ अपने पास क्वेश्चंस को नोट डाउन करें, और हर वीक जो हमारा इंटरेक्टिव सेशंस हैं उनमें फिर आप इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लें तो उसको मैं आपको स्क्रीन पर समझा सकूँगी। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डिपोलराइजेशन या हाइपरपोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता है तो फिर आप पोटेंशियल्स नहीं समझ सकते, एक्शन पोटेंशियल, यू विल बी फेल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ओके, तो पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं और आपको इतना तो समझ आया कि जाहिर है कि ये वो पोटेंशियल है जो कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन रिसेप्टर का हो रहा है। ओके, और ये पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल इज ऑफ टू टाइप, एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी में ऑफ कोर्स एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा और इनहिबिटरी में ऑफ कोर्स एक्शन पोटेंशियल ब्लॉक हो जाएगा, न्यूरोनल मेम्ब्रेन्स जो हैं वो रिलैक्स करेंगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, इसको आप EPSP भी कहते हैं। एज आई टोल्ड यू कि एक्साइटेटरी में एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर डीपोलराइजेशन होगी। एज आई टोल्ड यू कि जब भी डीपोलराइजेशन होगी एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, और ये होता क्यों है? सोडियम या कैल्शियम चैनल्स की ओपनिंग से या फिर पोटेशियम चैनल्स के क्लोज हो जाने से। ठीक है, ये देखें, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है कि आपकी जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन है वो माइनस, मैं एक मिनट कलर चेंज कर लेती हूँ बच्चों, यहाँ ब्लैक पिक कर लेते हैं। ये देखें -70 मिली वोल्ट पे आपकी न्यूरोनल मेम्ब्रेन मेंटेन्ड है। फॉर एग्जांपल जब सोडियम का इन्फ्लक्स शुरू होता है, सोडियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ने लगती है, तो आप देखें कि ऊपर पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है ये सेल मेम्ब्रेन जो है, तो ये आपका डीपोलराइजेशन शुरू होता है, यानी पोलराइजेशन कम हो रही है, डीपोलराइजेशन की तरफ जा रहा है। इसे कहते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, और इस दौरान एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा होता है, जबकि इनहिबिटरी में इसका अपोजिट होगा। फॉर एग्जांपल ये लिपिन कॉर्ड की डायग्राम है, वहाँ से मैंने डाली है, आप यहाँ देखिए। You can see that the receptor is empty right now. Okay, ये देखिए रिसेप्टर इज एम्प्टी, यहाँ पर देखिए राइट नाउ। ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोनल मेम्ब्रेन है, एसिटाइलकोलिन के ये रिसेप्टर्स हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वक्त कोई भी यहाँ पर एगोनिस्ट नहीं है, रिसेप्टर्स आर टोटली एम्प्टी। तो जो कपल्ड सोडियम चैनल है वो भी इस वक्त क्लोज है, सोडियम की एंट्री नहीं हो सकती है। ठीक है, लेकिन अब आप यहाँ पर चेक कीजिए, ये देखिए यहाँ पर आके एसिटाइलकोलिन बाइंड हो गया, लाइगेंड इज बाइंडेड नाउ एंड कपल्ड सोडियम चैनल इज ओपन नाउ। जैसे ही ओपन होगी सोडियम का इन्फ्लक्स अंदर हो रहा है, सोडियम की एंट्री हो रही है अंदर। जो नेगेटिव है आपकी न्यूरोनल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो नेगेटिवली चार्ज है, जब पॉजिटिव चार्ज अंदर आता जाएगा तो नेगेटिविटी कम होती जाएगी, पोलराइजेशन कम होती जाएगी। ठीक है ना, अंदर नेगेटिव है और बाहर पॉजिटिव है तो एक पोल बने हुए, तो इसकी वजह से क्या होगा कि डीपोलराइजेशन होगी और न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी बढ़ेगी, एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। ओके, जबकि यहाँ रेस्टिंग स्टेट में एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। अब इनहिबिटरी इसका बिल्कुल अपोजिट है। इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, इसको आप IPSP कह सकते हैं, ये हमेशा हाइपरपोलराइजेशन का नतीजा होता है
and this is because of the opening of potassium or the chloride channels. Okay, इसको भी आप यहाँ डायग्राम से देख लें, ये भी लिपिनकॉट की डायग्राम है. यू कैन सी हेयर दैट दीज रिसेप्टर्स आर एम्प्टी नाउ. गाबा रिसेप्टर्स हैं ये, और इनके साथ जो कपल्ड आयन चैनल्स हैं वो क्लोराइड आयन चैनल्स हैं. दे आर ऑल्सो क्लोज्ड एंड राइट नाउ नो इनफ्लक्स ऑफ क्लोराइड कैन टेक प्लेस. और मेम्ब्रेन आपकी पोलराइज्ड है, अंदर नेगेटिव चार्ज है और बाहर पॉजिटिव चार्ज है. ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोनल मेम्ब्रेन है. लेकिन जैसे ही आप देखिए यहाँ गाबा आकर बाइंड हुआ है तो उसके साथ जो कपल्ड क्लोराइड आयन चैनल है वो ओपन हो गई है, ये देखिए, और क्लोराइड का इन्फ्लक्स शुरू हो गया. जैसे ही क्लोराइड का इन्फ्लक्स शुरू हुआ तो अंदर नेगेटिविटी मज़ीद बढ़ रही है. ऑलरेडी आप देखिए कि मेम्ब्रेन इंटरनली नेगेटिवली चार्ज्ड है. जब मज़ीद नेगेटिव चार्ज आता चला जाएगा तो आपकी जो मेम्ब्रेन है उसकी पोलराइजेशन बढ़ती चली जाएगी. वी आर सेइंग दैट इट इज़ गोइंग टू बी हाइपर पोलराइज्ड. और जब हाइपर पोलराइज होगी, आई टोल्ड यू कि हाइपर पोलराइजेशन का मतलब है कि एक्शन पोटेंशियल हमेशा ब्लॉक हो जाएगा और न्यूरोनल मेम्ब्रेन वहाँ पर रिलैक्स करेंगी. तो इस तरह से ये पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल आपके दो तरह के हुए, एक्साइटेटरी टाइप के और इनहिबिटरी टाइप के, जिससे पोटेंशियल में फ़र्क पड़ता है. ठीक है, और ये देखिए जब इसको आप देखेंगे एक ग्राफ के ऊपर अगर आप प्लॉट करेंगे, ये देखें क्लोराइड आयन या पोटेशियम आयन की मैंने बात की कि उनकी वजह से ये होता है. और आप यहाँ फिगर में देखिए कि ये देखिए कि इस वक्त -70 मिली वोल्ट पे ऑलरेडी आपकी मौजूद है ये न्यूरोनल मेम्ब्रेन. जब नेगेटिव आयन अंदर आएंगे, नेगेटिवली चार्ज आयन अंदर आते चले जाएंगे, या पोटेशियम फॉर एग्जांपल बाहर जाता जाएगा अपोजिट, तो अंदर नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी. तो आप देख सकते हैं कि ग्राफ आपका ऊपर जाने के बजाय नीचे आ रहा है. जबकि इससे पहले जो आपने देखा था डीपोलराइजेशन में, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल में, ईपीएसपी में, कि वहाँ आपका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे जा रहा था ऊपर की तरफ. यहाँ अब इन्वर्टेड है, नीचे आ रहा है, यानी कि ये मज़ीद आप देख सकते हैं यहाँ नेगेटिविटी की तरफ नीचे आ रहा है, हाइपर पोलराइजेशन की तरफ जा रहा है. तो ये ग्राफ आपको इस तरह का मिलेगा. इज दैट क्लियर? ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये एक डिफरेंस यहाँ पर बताया गया है कि पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल दो तरह के हैं, एक ईपीएसपी और एक आईपीएसपी. ईपीएसपी का मतलब है एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल. This is responsible for depolarization. Usually it is because of the opening of sodium ion channels. Inhibitory postsynaptic potential, it is responsible for hyperpolarization, and usually it is because of the opening of chloride channels. पोटेशियम भी हो सकते हैं लेकिन मोर कॉमनली आपकी क्लोराइड आयन चैनल्स होती हैं. और ये आपको ग्राफ यहाँ इस तरह ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ आपको नीचे की तरफ रहता हुआ नज़र आ रहा है. तो ये इनके पोटेंशियल इस तरह से आपको यहाँ पर डिफरेंट मिलेंगे. ठीक है, अच्छा, आपकी वो ड्रग्स जो कि सीएनएस पे काम कर रही होती हैं वो यूजुअली न्यूरोट्रांसमीटर के जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, न्यूरो ट्रांसमिशन के बल्कि कहना चाहिए, न्यूरो ट्रांसमिशन के जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, डिफरेंट स्टेप्स हैं, ये उनको टारगेट करती हैं मोस्टली. ठीक है, कैसे? ये देखो, ये एक फिगर है यहाँ पर, कैटजिंग से ली है ये. आप इस पिक्चर में देख सकते हो और आपको थोड़ा रिकॉल भी हो जाएगा कि देखो सीएनएस में दो तरह के आपको सेल्स मिलते हैं नर्वस सिस्टम में. आपको एक वो जो कि न्यूरॉन है, ये आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा यहाँ. एक वो जो कि न्यूरॉन है और एक वो जो कि ग्लाया सेल्स हैं. ग्लाया सेल्स जो हैं दे आर बेसिकली सपोर्टिंग सेल्स, और न्यूरॉन्स आपके जो न्यूरो ट्रांसमिशन या एक्शन पोटेंशियल वाले सेल्स हैं, ये बेसिकली वो हैं. जितने भी न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं सबसे पहले आप देखें कि वो सिंथेसाइज होते हैं आपके न्यूरॉन के अंदर. ये एक न्यूरॉन है, मैं इसको क्लियर करती हूँ ड्राइंग्स को. ये देखिए, ये दिस वन इज़ द न्यूरॉन. फर्स्ट स्टेप सिंथेसिस है, और सिंथेसिस के बाद वेसिकल्स के अंदर ही स्टोर हो जाते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स. फिर अंदर ही उनकी मेटाबॉलिज्म भी हो जाती है और ऐड हो सकते हैं मेटाबोलाइज, वरना वो स्टोर रहते हैं.
और रिलीज़ होते हैं एट द टाइम ऑफ नीड इस साइनैप्स के बीच में। रिलीज़ होने के बाद आप देखिए कि उनकी रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग होगी, और जब ये रिसेप्टर से बाइंड करेंगे आमतौर पर आइन चैनल्स ही ओपन होती हैं, आयनिक कंडक्टेंस होगी और एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। दूसरी तरफ इनकी डिग्रेडेशन हो जाएगी जो बाकी का रह जाएगा, और रीअपटेक का मैकेनिज्म भी हो सकता है वापस न्यूरॉन के अंदर ही, और या फिर ग्लाया सेल्स के अंदर भी। आप नंबर 6 को अगर देखेंगे यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब जो आपकी सीएनएस के मोस्टली ड्रग्स हैं वो इन्हीं तमाम न्यूरोट्रांसमिशन के फेजेस को काम कर रही होती हैं। कैसे कर रही होती हैं, यानी किस तरह से वो टारगेट कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल वो सिंथेसिस के स्टेप को ब्लॉक कर रही हैं, या स्टोरेज के स्टेप को ब्लॉक कर रही हैं, या रिलीज को ब्लॉक कर रही हैं, या इन्हांस कर रही हैं, डिग्रेडेशन को इन्हांस कर रही हैं या डिग्रेडेशन को ब्लॉक कर रही हैं। तो मोस्टली सीएनएस ड्रग्स ये जो न्यूरोट्रांसमिशन के डिफरेंट स्टेजेस हैं इन पर काम करते हैं। ओके, अच्छा स्टूडेंट, आपने इसको प्लीज़ गो थ्रू करना है, और कोई ऐसी चीज़ जो आपको ना समझ आए उसको हम अपने इंटरेक्टिव सेशन में डिस्कस कर लेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। इसको आप गो थ्रू करें, अभी ये टॉपिक हमारा बाकी है, इसको हम फिर कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और बहुत अच्छा अच्छा पढ़ें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।